हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस पे। और जैसा कि आप सबको बहुत ही ज्यादा वेट था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जिसमें 2018 और 2019 का पेपर करवा दिया जाए, तो आज और कल में आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे। सो हम देर ना करते हुए फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि भैया इंसान गलती करता है। ठीक है, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। प्रोसेस मैं कभी आपको गलत नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन गलत हो सकती है कभी कभी बाय द वे, बट प्रोसेस में कभी आपको गलत नहीं बताता। खैर, सारी चीजों को छोड़ के हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है cot 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, तो दोस्तों ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज विजिट कीजिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जहां से आपको फोर्थ सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी मैथमेटिक की। वहां पे जाके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को मैं सिर्फ 6 सेकंड में बनाने का तरीका बताया हूं, जाके देखिए। कभी आपको ये गलती कभी आपसे होगी ही नहीं। क्लियर हुआ? अब देखो cot 30 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं √3। क्लियर हुआ? और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इज इट क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √3। हो गया। तो इस तरह से हमारा सिंपल सा आंसर था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। आगे देखते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको दिया गया है क्षेत्रफल, कितना दिया गया है? 8800। अब चूंकि क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8800। जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो लिख लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8800। देन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 8800 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड डिवाइडेड बाई 22। अब कहो ये कैसे हो गया? यहाँ पे 7 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और ये 22 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो ये क्या करेगा? सॉरी, 22 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? अब 22 चौको कितना होता है? 88। तो यहाँ पे क्या हो गया? 400। कितना हो गया? 400 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो आपको ये किसकी वैल्यू मिली है? आर स्क्वायर की। सो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? सबका हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, या कह सकते हो कि इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20, लेकिन 7 का वर्गमूल क्या होगा? √7। तो आंसर क्या होना चाहिए? 20√7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अगला 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 2 का हम किसमें मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा 2। अब देखो 2 के फैक्टर करो तो आपके 2 के फैक्टर होगा 1 इंटू 2, यही एक ही फैक्टर ही होगा। अब ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये बताता है कि इस यक्स के पास की वैल्यू को कैसे लाना है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो इसके फैक्टर को ऐसा सेट करना है कि घटाने पे यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एक्चुअल में 1 आ रहा है, घटाने पे 1 आना चाहिए। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको 1 लिखने के लिए 2 में से 1 घटाया है, बाकी कुछ नहीं किया गया। 2x² भी है, ये वाला माइनस भी है। इस वैल्यू के लिए ये इतना काम किया गया है, और यहाँ पे x भी है और ये माइनस भी है और ये 1 भी है, बराबर भी है और 0 भी है। क्लियर हुआ? तो मतलब हम 1 के लिए ये सारा काम किए हैं। अब हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन 2x है, बचेगा क्या? x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो अब यहाँ पे आपको मिल गया ना x माइनस 1, तो अगले ब्रैकेट में भी आप x माइनस 1 पुट कर दो। अब जुगाड़ बनाओ, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, कुछ बचा है एक्स्ट्रा? नहीं, तो वहां पे हम एक कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
देन अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे नंबर फर्स्ट, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। और यदि दूसरी कंडीशन 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले -1/2। तो आंसर हमारा हो गया 1 और -1/2। तो यानी ऑप्शन नंबर अ सही होगा हमारा। फिर दिया गया है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। ध्यान से समझना इस चीज को। इसमें बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि भैया दो दो लोगों का जोड़ा बना दो, ठीक है। और दो दो लोगों के जोड़े बनाने में जैसे 14 और 64 और 1 है, तो दो लोगों के जोड़े में 1 अंक मिलेगा, फिर दो लोगों के जोड़े में 1 अंक मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए, 2 अंक हो गए। फिर अगर कोई बच रहा है तो इसका भी 1 अंक मिलता है, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। अगर नहीं बच रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर बच रहा है तो इसका भी 1 अंक हम ले लेंगे, यानी टोटल कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कि 14, 64 और 1 के वर्गमूल में, 1 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, वर्गमूल में 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब दिया गया है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण का मान बताओ। देखो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कोई चतुर्भुज हम ले रहे हैं, कोई 4 भुजाओं वाला कोई बंद आकृति हम ले रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसके चारों एंगल्स जो होंगे, इनका जो सम होगा, चारों एंगल का जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो आपके 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब सवाल में कहा है कि कोई भी 3 एंगल मिलके 285 है, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर हम 285 ले लें, कितना ले लें, 285, यानी ये तीनों मिलके 285 है। तो चौथा आपसे पूछा है, तो बहुत सिंपल सा काम करना है कि भैया एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, है ना। अब घटा दो इसको, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, कितना बचा, 1, सॉरी 10 में से 5 जाएगा, 5 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा, 0, यानी 75 डिग्री वो जो चौथा एंगल होगा वो 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी या ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि 28 में से क्या घटाया जाए, 28 में से क्या घटाया जाए कि जो संख्या हमें मिले वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पहले पूर्ण वर्ग का मतलब समझो। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जैसे 25 है ना, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 5, यानी 5 का स्क्वायर करने 25 मिलेगा, और 25 का वर्गमूल करने पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल करने पे एक पूरी संख्या आती हो, मतलब दशमलव में ना आए, जैसे मान लो 26 का वर्गमूल करोगे ना तो आपको 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ये चीजें ना हो। 25 हो गया, जैसे 16 का हमारा क्या होता है, 4 होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है। तो उसी तरह से मेरा सवाल है कि अगर 28 में से हम कैसी कौन सी संख्या घटा दें कि जो संख्या हमें मिले घटाने के बाद, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग मिले। तो 28 में से अगर हम घटाएंगे तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी, 25 मिलेगी। अब कितना घटा दे, 3, तब हमारा आंसर क्या आ गया, 25, और 25 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, 3 घटाने पे। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 19, 44 और 91 में से क्या घटा दिया जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल से तरीके में 19, 44 और 91 का आपको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए, भाग विधि के वर्गमूल का, ठीक है। अब देखो करते कैसे हैं। सबसे पहला काम, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए आएंगे। तो ये देखो दो दो के जोड़े बन गए, 91 का, 44 का और 19 का। क्लियर। अब 19 को आप सेट करोगे इस तरह से कि जो भी हम लिखेंगे उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 चौक को 16, भाग तो ऐसे ही देते हो ना, तो यहां पे हो गया 16। जो संख्या यहां लिखते हो 4, वही यहां भी लिखोगे। एक चीज नोट करना, हमेशा जो यहां लिखोगे वो यहां लिखोगे। अब 4 चौक को 16 हो गया, और इसमें हम फिर 4 जोड़ भी देंगे, तो यहां पे हमें मिलेगा 8, बट यहां पे कितना बचेगा, 3।
अब ये एक अंक नहीं उतरता है, दोनों का दोनों नीचे आएगा, यानी 344 हमें मिल गया। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 344। मैंने क्या बताया, जो अंक यहां लिखोगे वो यहां भी लिखोगे, तो यहाँ पे जो अंक लिखोगे वही यहाँ पे भी लिखोगे। इस चीज ध्यान देना, जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे भी लिखोगे। एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि कैसे जल्दी से यहाँ पे हम पता करेंगे। तो आप 8 उठा लो और इधर के 2 अंक उठा लो, तो 8 चौको 32, 4 बार में जा सकता है, तो 4 रख के ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर 4 रखोगे तो आपको मिलेगा 84, और यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 4। तो 4 का 84 में जब 4 से गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 4 चौको 16, बचा कितना 1, 8 चौको 32 और 1 कितना हो गया 33, यानी ये कम है तो बिल्कुल भाग जा सकती है। तो यहाँ पे हम कितनी बार ले लेते हैं, 4 बार ले लेते हैं, हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 336। क्लियर। अब चूंकि 4 लिखे थे तो 4 ही जोड़ेंगे भी, और नेक्स्ट स्टेप में 88 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 84 4 कितना हो जाएगा 88, और यहाँ पे कितना बचेगा 36, और 8 कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, बच गया। और टोटल कितना आ गया 91। ठीक है, टोटल कितना आ गया 91। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि कितना घटाने पर। तो याद रखना कि अगर हम यहां पे लिखें 1 और यहां भी लिखें 1, तो फाइनली हमें मिलेगा 881, यानी बच कितना रहा है 10। तो ये जो शेष बच रहा है दोस्तों, यही अगर इस संख्या में से निकाल दिया जाए, इस संख्या में से यही निकाल दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि इसमें से 10 घटाने पे जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि यही 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो बहुत सिंपल से तरीके से हो जाएगा, वही तरीका है, 6 का फैक्टर कर दो। तो 6 का फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होगा इसका। अब आपको ये जो एक लाना है ये घटा के लाना है, तो घटेगा किसमें से, 3 में से अगर हम 2 को घटा दें तो घट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x एंड माइनस 6। कॉमन कर दो x, तो बच जाएगा x माइनस 3। अगर यहाँ पे एक बार x माइनस 3 मिल गया तो अगले वाले में भी वही मिलेगा। यहाँ पे x है, यहाँ कितना है 2x है, तो प्लस 2 लिख लो। तो आपका हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, एक स्टेप आपका ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा, x माइनस 3, बचा क्या x प्लस 2। तो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, sec 30 डिग्री माइनस 2 cot 45 डिग्री प्लस माइनस 4 अपान अंडर रूट 3 साइन 30 डिग्री और प्लस 2 cos 0 डिग्री की मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान याद होगा तभी लगा पाओगे, इसके लिए मैंने आपको 4th सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को सिर्फ 6 सेकंड में बनाने का तरीका बताया है। आप जाके देखिए, वहां पे आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं वहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो cos 30 डिग्री की अपोजिट होती है। ठीक है, तो sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो cos 30 डिग्री की वैल्यू के अपोजिट होती है। इज इट क्लियर। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे, अब हम लिखेंगे sec 30 डिग्री माइनस 2 cot 45 डिग्री। बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देन यहां पे फिर माइनस लगा के दिया इस 4 के पास, एंड अपान में अंडर रूट 3 लिखा है, एंड लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। सॉल्व करो इसको। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 3/2। तो sec 30 डिग्री कितनी हो जाएगी, इसको रिवर्स कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3। इज इट क्लियर। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 अपान अंडर रूट 3 माइनस 2 टाइम्स cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, प्लस ये जो माइनस है इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस 4 अपान अंडर रूट 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2 इंटू cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, नहीं सॉरी, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1। ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 2/√3 और ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे देखो इससे हम इसको काट सकते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, तो ये फाइनली मिलेगा -2/√3 एंड +2। तो ये +2 है और ये क्या है -2 है, तो ये इससे कैंसिल। यहाँ देखो +2/√3 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है -2/√3, तो ये इससे कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर लगभग 0 या 1 ही आते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखो मान लो दो सिक्के हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ठीक है, तो मान लो पहले में हेड आ गया तो दूसरे में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। फिर क्या कंडीशन हो सकती है, पहले में हेड आ गया तो दूसरे में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर मान लो पहले में टेल आ गया तो दूसरे में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। फिर मान लो पहले में भी टेल आ गया और दूसरे में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी कंडीशन हो गई जो आपके सामने लिखी गई है, इतने परिणाम हमें प्राप्त होंगे। यानी 4 परिणाम अगर हम एक साथ दोनों सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हमें कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, यानी यल की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या लिखी गई है 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ आपको बताना है। तो देखो शंकु कुछ आपके बर्थडे कैप की तरह होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, बर्थडे कैप की तरह होता है और यही है इसकी तिरछी ऊंचाई। और अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां तक की जो लेंथ है इसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है πr_l। तो इसमें पुट कर दो वैल्यू को, तो यहां से हमारा जो वक्र पृष्ठ मिलेगा, वक्र पृष्ठ जो मिलेगा वो मिलेगा π/r/l। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 8 हो गई और यल की वैल्यू कितनी है 21। 7 से काट दो तो 7 तियां 21। अब यहाँ पे कितना हो गया 22 इंटू 8 तियां 24, तो 22 को कितना होता है 84, तो 4 बच गया, 4 हो गया 8 बच गया और 22 दूना 44 और 8 कितना हो गया 52। इस तरह से ये सेंटीमीटर स्क्वायर 524 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, ध्यान से देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं। 3/343, फिर लिखा गया है मल्टीप्लाई बाई √576। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, तो काम बन जाएगा आपका 4 3 7। याद रखना ये 3 3 है, इसका मतलब तीसरा घनमूल होता है किसका, 7 का। और ये चूंकि अंडर रूट है तो ये किसका हो जाएगा 24। तो 24 इंटू 7 कर दो तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28, कितना बचा 2, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो 168 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक वृत्त दिया गया है जिसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना है ABCD, ठीक है। पूछा गया है ADC जो है वो 140 अंश के बराबर है, तो BAC की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो जो ADC है वो 140 अंश है और BAC की वैल्यू पता करनी है, तो देखते हैं। तो हमारे पास जो एंगल दिया गया है ये वाला 140 है। याद रखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है, जैसे कोण D दिया है ना यहाँ पे, कोण D ये वाला, और इसके सामने कौन सा है B वाला, तो कोण D प्लस कोण B ये कितने के इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कोण D की वैल्यू कितनी हो गई 140 डिग्री एंड कोण B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हमारे पास कोण B जो है वो आपका मिल जाएगा 40 डिग्री। क्लियर हुआ। जैसे मान लो हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है, और इसमें ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, आपको दिया गया है, अगर वो उसमें नहीं दिख रहा है तो मैं बना दे रहा हूं, फिर से देख लो। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा और यहाँ पे हमारा एक O दिया है, यहाँ A B D और C दिया है और इसको हम यहां से क्रॉस करें हैं और यहाँ पे दिया गया है 140 और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल। क्लियर हुआ। तो हमने निकाल लिया कि आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है अकॉर्डिंग टू चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के। तो यहां से हमें 40 मिल गया, ये वैल्यू कितनी मिल गई 40। अब चूंकि कहा जाता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बस उसका चाप सेम होना चाहिए। जैसे देखो एक चाप है आपका A से लेके B तक, इसी चाप से परिधि पर ये वाला कोण बन रहा है, तो इसकी वजह से
इस चाप की वजह से ये जो कोण बनेगा ये बन जाएगा 90 डिग्री का। समझ में आई बात? तो आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ए सी बी से, त्रिभुज ए सी बी से आप क्या देखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको बताया गया है त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू तो हमें पता करनी है, बी की वैल्यू कितनी मिली है 40 एंड सी की वैल्यू कितनी मिली है 90। तो ये मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 90 और 40 कितना हो गया 130। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दिया गया है आंकड़ों को की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं, अब इनको बनाया कैसे जाता है ध्यान से समझना। पहली चीज तो माध्यिका आपको पता तब हो सकती है जब आपको दो कंडीशन पता हो। पहले अगर आंकड़े या कह सकते हो कि जो बारंबारता होती है, ठीक है, वो सम संख्या में आई है या विषम संख्या में आई है, इसके ऊपर माध्यिका डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि अगर सम संख्या है तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2वें पद का योगफल n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद n डिवाइडेड बाई 2, और विषम के लिए क्या होता है n+1/2वें पद का मान। इस तरह से आता है। तो हम लोग अभी पूरा डिटेल में समझेंगे, पहले हम इसके चार्ट को बनाते हैं। तो एक तरफ आयु है और एक तरफ क्या है कि शिक्षार्थियों की संख्या, या इसी को हम कहेंगे बारंबारता। शिक्षार्थियों की संख्या जो है इसी को हम बारंबारता कहेंगे। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि बारंबारता क्यों कहते हैं। आयु जो है वो पहले लिख लेते हैं, तो 12, 13, 14, 15 और क्या है 16। ठीक है, और फिर आपको क्या मिली है बारंबारता। तो शिक्षार्थी जो हैं 12 साल के 4 विद्यार्थी हैं, समझ रहे हो, इसी को बारंबारता बोलते हैं। मतलब 12 साल की जो आयु है वो 4 बार आई है, यानी 4 विद्यार्थी हैं तो 4 बार हो गई। इसी तरह से 13 साल के कितने विद्यार्थी मिल गए हैं हमें 5, 14 साल के भी कितने मिल गए 4, फिर हमें 15 साल के कितने मिल गए 6, फिर कितने मिल गए 5। अब ये टोटल ऐड करोगे तो 4 5 9, 9 4 कितना हो गया 13, 13 6 कितना हो गया 19, और 19 5 कितना हो जाएगा 24। तो ये देखो यहां पे क्या आ गया सम आ गया, है ना। तो आप इसको ऐड करते समय भी क्या करोगे, देखो ध्यान से समझना। एक तरफ यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता, ये क्यों लिखते हैं अभी मैं समझाऊंगा। जब यहां से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो उसके में इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे 4 का तो 4 ही रहेगा, फिर 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 13 6 कितना हो गया 19 हो गया, और 19 5 कितना हो गया 24 हो गया। तो इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, 4 का 4 ही हो गया, फिर इसका इसमें ऐड करके, फिर इसका इसमें ऐड करके, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ठीक है, अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, अब देखो यहां से आपको क्या मिल गई बारंबारता का योगफल कितना आ गया 24 आ गया। तो ये कैसी संख्या है सम संख्या है। तब माध्यिका बराबर फार्मूला होता है सम संख्या के लिए n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होता है 2। अब देखो n क्या है, n जो है वो 24 है आपका, तो लिखेंगे हम 24/2 वें पद, ठीक है, प्लस 24/2 प्लस 1वें पद, ठीक है, 1वें पद एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 24/2 का मान कितना होगा 12वां पद, है ना, 12वें पद का मान, और ये हो जाएगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13वें पद का मान एंड बटे 2। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 12 13 जोड़ करके 25/2 12.5 ला के आंसर रख देते हैं, यही उनकी गलती होती है। आपको ढूंढना है 12वां पद, तो कहां मिलेगा, देखो चौथे पद तक आयु जो थी वो क्या है 12 है, 9वें पद तक आयु जो थी वो क्या है 13 है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 12वां पद, तो 12वां पद आपको 13 में मिलेगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 9वें पद तक 4 5 9 9 विद्यार्थी तो 13 आयु वर्ष तक के थे, बाकी जितने विद्यार्थी 9 के बाद 10वां जो होगा 11वां जो विद्यार्थी होगा 12वां 13वां वो सब कितने साल के हैं, वो सब 14 साल के हैं। समझ में आई बात। तो जो 12वां पद है वो कितना है 14 है, और जो 13वां पद है वो ऑलरेडी 14 है। मतलब अगर 14वां पद पूछता आपसे तो यहां पे आ जाता।
क्लियर हुआ? फिर से समझो कि 9वें पद तक 13 तक रहेंगे, लेकिन 10वें 11वें 12वें 13वें वो सब हम 13 में आएंगे, और 13 के बाद अगर आएगा 14 तो वो 19 में पहुंच जाएगा, 19 के बाद अगर 20 आया तो वो 24 में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो 12वां पद हमारा कितना है? 14, और 13वां पद भी हमारा 14 है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 14 14 28 में 2 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया? 14। तो आपकी माध्यिका जो हो जाएगी वो आएगी 14, न कि 13 12 2/2 करके के 12.5। ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। क्लियर हुआ सबका? अगला देखते हैं, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर का है, तो रोलर का जो व्यास होगा वो होगा 2r, और ये किसके बराबर हो गया? 70 सेंटीमीटर के। r बराबर कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर। अब कहा है रोलर की लंबाई। देखो रोलर कैसा होगा, रोलर कुछ इस तरह से होगा आपका, ध्यान से समझना। रोलर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, और ये रोल करता होगा, है ना, ये ऐसे ऐसे रोल करता होगा, गोल गोल सा, इस तरह से, ऐसे गोल गोल सा ये रोल करता होगा। कहा है कि जो व्यास है, तो आर यहां से यहां तक की लेंथ होती है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लेंथ होती है, तो जो व्यास है वो टोटल दिया है इतना, ये 70 सेंटीमीटर का है, तो हमने लिख लिया। अच्छा, रोलर की लंबाई दी गई है, ये वाली लेंथ दी गई है, लेकिन अगर इसी रोलर को आप खड़ा कर दो, इस तरह से कर दो, तो ये एक बेलन बन जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? बेलन बन जाएगा। और ये जो लंबाई है इसकी, ये इसकी क्या बन जाएगी? ऊंचाई बन जाएगी। तो इट मींस दैट हमें ऊंचाई दिया गया है, दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि हमें ऊंचाई दिया गया कितना? 2 मीटर। कितना दिया गया है? 2 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब फिर सवाल पूछा है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर, ध्यान रखना क्या पूछा गया है? मीटर। तो हम सेंटीमीटर को भी किसमें बदल देते हैं? मीटर में बदल देते हैं, तो हो जाएगा 35/100 मीटर। क्लियर हो गया? अब कहा है कि अब आप बताओ एक चक्कर में कितना? तो भैया एक चक्कर में ये अपने वक्र पृष्ठ के बराबर दूरी तय करता है। ये नोट कर लो सब लोग, जब भी रोलर के सवाल आएंगे तो एक चक्कर में दूरी जो होती है वो वक्र पृष्ठ के बराबर होती है, वक्र पृष्ठ के बराबर होती है। और वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ ये एक चक्कर में चलेगा, तो लिखो 2πr/h, देन 2 मल्टीप्लाई बाई, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दिया गया है? 35/100, और एच का मान कितना है? 2। ठीक है, 7 बचे 35 आपका हो गया। अब देखो 5 दुना कितना होगा? 10, तो एक जीरो कैंसिल कर लो, 2 से काट लो, 5 हो गया, बचा कितना? 22 यहां बचा, नीचे कितना बचा? 5। तो एक चक्कर में 22/5 वर्ग मीटर चलेगा, एक चक्कर में। तो आप बताओ 50 चक्कर में कितना चलेगा? तो 50 चक्कर में हम गुणा करा देंगे 50 का, 50 चक्कर में दूरी जो होगी, ठीक है, जो 50 चक्कर में दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी 22/5 गुणे 50। यहां से काट दो तो ये हो गया 10, बराबर कितना हो गया? 220 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ध्यान से समझना, मान लो आपके पास जैसे दो बंदे हैं, जैसे मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, यहां रफ साइड में देख लेते हैं। तो दो लोग हैं, एक लोग ये हैं ए, और एक लोग हैं बी, और इन दोनों के पास मिला के 700 रुपए है। दोनों के पास मिला के कितने हैं? 700 है। तो अगर इसके पास मैं बता दूं कि 100 रुपए है, तो इसके पास कितना? तो आप फटाक से आंसर बोलोगे सर 600। अब इसी जगह हमें ये नहीं पता कि इसके पास कितना है, ना ही हमें ये पता है इसके पास कितना है, लेकिन बांटना है दोनों में। तो हम क्या करते हैं, अगर इस 100 की जगह यक्स ले लें, तो सोचो ये 600 कैसे आया था? 100 में 700 में से 100 घटा के। तो उसी तरह से इस 600 के जगह पे हम लिख सकते हैं 700 माइनस यक्स, यानी ए बराबर हमें मिल गया यक्स, और बी बराबर कितना मिल गया? 700 माइनस यक्स। अब सवाल आता है कि एक भाग का 40%, तो एक भाग हमने कितना ले लेना है? यक्स। तो यक्स का कितना हो गया? 40%। ठीक है, लिखा गया दूसरे भाग के 60% से
तो दूसरे भाग कितना होता है, दूसरा भाग आपको दिया गया है 700 माइनस यक्स के 60% से कितना अधिक है, 80 अधिक है। कौन अधिक है, तो अब देखो कहा है कि एक भाग का 40%, यानी ये हो गया आपका एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। अधिक कौन, ये 40 वाला, तो इसमें से अगर हम 80 घटा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली x इंटू 40% माइनस 80 बराबर 700 माइनस एक्स इंटू 60%। फिर से समझिए, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। कौन अधिक है, एक भाग वाला यानी पहला वाला, तो इसमें से हमने 80 को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 80 बराबर 700 माइनस यक्स इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 40x अपान 100 माइनस 80 डिग्री, सॉरी 80, एंड यहां भी मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 कितना होगा, 42, तो ये हो जाएगा 42, उसके बाद 3 जीरो एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस ये हो जाएगा 60x अपान 100, 2 जीरो से कैंसिल ये दोनों, 1 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, तो फाइनली बचा कितना, 4x अपान 10। अच्छा 4x अपान 10 है और ये कितना है, माइनस 6x अपान 10, तो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस 6x अपान 10 इज इक्वल्स टू, यहां कितना बचा है 420, कितना बचा है 420, और ये 80 इधर भेजोगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो आप देखो एलसीएम कितना हो गया 10 और 6 4 कितना हो जाएगा 10x बराबर कितने के, 500 के। अब देखो ये 10x अपान 10x, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500, यानी अगर यक्स वाला भाग 500 है या 500 रुपए है, इसका मान अगर 500 रुपए है तो इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपए। तो सिंपल आपका दोनों आंसर आ गया। इज इट क्लियर, अगला देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवाल कभी गलत नहीं करोगे। देखो प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता कि आप सवाल को रट लो। अगर मैं दो पासे उछालता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने उछाला था, तो मान लो पहले वाले पासे में एक आ गया, पासा मतलब लूडो वाला डाइस आप देखे होगे, तो पहले वाले पासे में एक आ गया, तो दूसरे वाले पासे में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है। बट फिर से आते हैं ऑन टू द क्वेश्चंस। दो पासों को एक साथ हमने उछाल दिया, दोनों पासों में अंकों का योग 4 आए, तो भैया अगर यहां पे एक है और यहां एक है तो ये दोनों मिलके तो 2 होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों मिलके कितने होंगे, 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक और 3 मिल जाए तो ये पॉसिबल है एक बार, लेकिन एक और 4 मिलेंगे तो भी नहीं, 5 है तो भी नहीं, 6 है तो भी नहीं। मतलब यहां पे हमें कितनी बार मिला, एक बार। और समझो, अब मान लो इस पासे में 2 आ गया, तो बाकी सब में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 2 के साथ कौन सा ऐसा अंक लें कि जोड़ने पे 4 मिले, 2 के साथ केवल 2, यानी एक पॉसिबिलिटी यहां भी बनेगी, क्योंकि 3 2 5, 4 2 6 सब बढ़ते जाएगा, तो एक प्रोबेबिलिटी यहां भी बनी। लेकिन देखो यहां पे कुल प्रायिकता कितनी, 6 पासे 6 बार चीजें आ सकती हैं, इसके भी कितनी बार आ सकती हैं, 6 बार चीजें आ सकती हैं। इसी तरह से अगर मैं 3 लेता हूं, अब हमारे इस पहले वाले पासे में 1 के बाद 2 आया था, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, तो यहां पे भी हमें कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 मिला ना। लेकिन अंकों का योग 4 कब होगा, जब 3 और 1 को जोड़ेंगे, तो यहां भी एक ही प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब ध्यान से समझना, अंकों का योग 4 कब होगा, जब एक यहां पे या 3 और 1 जोड़ेंगे। अब इसके बाद अगर ये 3 किस में कन्वर्ट हो जाए, 4 में, तो दोस्तों ये कभी 4 बना ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ये अकेला हो गया है। अगर कोई भी चीज इसके साथ जोड़ोगे तो वो 5 हो जाएगा, 5 से कम नहीं होगा। इसीलिए अब हमें क्या पता चला कि कुल कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। पासे फेंकने के लिए तो बहुत बार फेंक सकते हैं ना हम, तो हम एक बार फेंके तो 6 मिला था, दूसरी बार फेंके तो 6 मिला,
इसी तरह से तीसरे नंबर पे भी 6 मिलेगा, चौथे नंबर पे भी 6 मिलेगा, पांचवा जब वो आएगा तो उसमें भी 6 मिलेगा, छठवां जब आएगा तो उसमें भी 6 मिलेगा। कुल संभावनाएं कितनी है? तो 6 6 12 6 18 6 चौको 24 6 25 30 6 चौक 36। तो देखो टोटल इवेंट हमें मिल सकते हैं, अगर हम दो पासों को फेंकें टोटल इवेंट जो होंगे वो हमें मिलेंगे 36। क्लियर? बट जो हमारे कह सकते हो कि एक्चुअल इवेंट है, जो इवेंट होगा यानी घटना जो घटित होगी वो केवल 3 बार घटित होगी। तो प्रायिकता ज्ञात करना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो इवेंट कितनी बार होगा? 3 बार होगा, और टोटल इवेंट कितनी बार होगा? 36। देन आंसर आ जाएगा 1/12। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी की चीजें समझ में आई होंगी। नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करो और देख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे प्रायिकता। चलिए अगला देखते हैं। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको चित्र नहीं दिख रहा है तो भी मैं आपको बता देता हूं ये क्या है चित्र, ठीक है? तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन का जो हल है, एक चित्र बना है इस तरह से, एक वर्ग है जिसका भुजा जो है वो 17 सेंटीमीटर का है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है? 17 सेंटीमीटर की है, ठीक है? और कहा है कि ये जो सर्किल बना है इसका क्षेत्रफल बता दो। अच्छा एक बात बताओ, सर्किल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सर अगर हमें आर पता हो तो हम बता सकते हैं। अब सोचो आर निकल कैसे सकता है? तो आर दो ही कंडीशन में निकल सकता है, या तो आपको 2 पाई आर पता हो या तो आपको 2 आर पता हो। अरे वाह सर, 2 आर तो है ही। तो देखो कैसे है, यहां से यहां तक की लेंथ को ही तो व्यास कहते हैं, या यहां से यहां तक की लेंथ को व्यास कहते हैं। मतलब वृत्त के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक की लेंथ जो उसके केंद्र से होकर गुजरती हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और ये लेंथ जो 2r है वो कितना है? 17 सेंटीमीटर का है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17/2। अब यहां पुट कर दो तो पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7 और इंटू 17/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है? 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289/4। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 289/4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। किसका? वृत्त का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी व्यास है, सी ए बी 60 डिग्री है, ए बी सी। तो देखो अब इसमें क्या है कि एक सर्किल बना है, वो चित्र में बनाता हूं, इसने बनाया नहीं है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास कुछ इस तरह से होगा, ए ओ बी। एंगल सी ए बी 60 डिग्री है, ए बी डी 40 डिग्री है। तो एंगल सी ए बी एक कोई कोण होगा। मान लो अगर हम यहां पे सी लेते हैं तो सी ए बी ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और फिर कहा है ए बी डी जो है वो 40 डिग्री का है। क्वेश्चन में सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका चित्र इस तरह से नहीं बना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये इस तरह से नहीं बना है, मैं फिर से बनाता हूं। आप देखिए एक सर्किल है जिसमें इसने क्या कहा है कि ओ जो है वो इसका सेंटर है, ए ओ बी जो है वो इसका व्यास है। फिर इसने कहा है कि एंगल सी ए बी, यानी एक यहां पे एंगल सी दिया है इसने, और फिर कहा है कि इस तरह से कुछ आपका चित्र बना है यहां पे, ठीक है? तो सी ए बी की जो वैल्यू दी गई है वो 60 डिग्री दी गई है, ठीक? और फिर दिया गया है कि ए बी और डी की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री दी गई है। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है सी ए डी, यानी ये टोटल एंगल आपसे पूछा गया है, ये टोटल एंगल आपसे पूछा गया है। और फिर क्या पूछा गया है? एंगल डी बी सी। तो याद रखो सी ए डी पूछा गया है और एंगल डी बी सी पूछा गया है, यानी आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल आपसे टोटल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसमें वही अपना पुराना नियम हम लोग लगाएंगे।
आपको पता है कि ये जो कोण बन रहा है सी वाला, ये वृत्त में, अर्धवृत्त में बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो एक त्रिभुज बन रहा है सी ए बी। सी ए बी जो त्रिभुज ऊपर वाला बन रहा है, इसमें 90 और 60 कितना हो गया? 150। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा, अब इसमें भी देखो, ये भी आपके अर्धवृत्त में बन रहा है, तो ये भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 और 40 कितना हो गया? 9 4 13, 130। तो ये वाला कितने का बनेगा? 130 का बन गया अगर, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कितने का बनेगा? 50 डिग्री का। तो फाइनली हमें मिल जाएगा सी ए डी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 50 यानी 110 डिग्री। और आपका एक कोण DBC की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 40 और 30, ये दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।